नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस मॉक टेस्ट 8, जिसमें कि 40 प्रश्न दिए रहेंगे। ये 40 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस, आरओए, आरओ, बीईओ सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। सबसे पहले आज की क्लास में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं फाउंडेशन बैच की, जो कि डिकोड एग्जाम आपके लिए लेकर आया है आरओए, आरओ परीक्षा के लिए। इस बैच में सारी पूरे सिलेबस को आपका कवर किया जाएगा थ्रू वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी और पीडीएफ के साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज और आपको टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कराया जाएगा, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि आप कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके उस इंफॉर्मेशन को अवेल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ध्यान से पढ़िए। फ्रांसिस्को पल्सार्ट किसके कार्यकाल में भारत आया था? अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर के या फिर औरंगजेब के? ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, हिंदी इंग्लिश का कोई खेल नहीं है इसमें बोला गया है जो फ्रांसिस्को पल्सार्ट था वो किसके टेन्योर में भारत आया था। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है जहांगीर के काल में। सी जो है पहले प्रश्न का वो आपका सही उत्तर है। अब यहां पर हम कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। अक्सर पेपर में प्रश्न यहां से बनते हैं कौन किसके समय में आया था। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जब हम फ्रांसिस्को पेलरार्ट की बात करेंगे तो ये एक डच यात्री था और ये जहांगीर के काल में आया था। इसी तरीके से जब हम एंटोनियो मोन्सेरेट की बात करेंगे तो ये किसके काल में आए थे? ये अकबर के काल में आए थे। इनको फादर एंटोनियो कहा जाता है, ऐसे याद रखिएगा, फादर एंटोनियो अकबर के समय में आए थे। ठीक है, फिर निकोलो मनुची की जब हम बात करेंगे तो ये औरंगजेब के समय में आए थे। ठीक है, और फ्रैंकोइस बर्नियर की जब हम बात करेंगे तो ये भी औरंगजेब के समय में आए थे। देखिए क्लास प्रश्न यहां से बनता है, इसीलिए ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको आपको याद करना है। अब आप किस तरीके से याद करिए ये आप पर निर्भर करता है। जैसे एंटोनियो अकबर ऐसे करके आप याद कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। चलिए दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं, ये भी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ही है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? अब यहां पे इस प्रश्न में क्या किया गया है, यहां पर ट्रेवलर्स के नाम दिए गए हैं, बट ये आपसे नहीं पूछा गया है कि वो किसके समय में आए हैं। आपको ऑप्शन में ये दिया गया है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया गया है विलियम फिश, ठीक है, इंग्लैंड से। दूसरा आपको दिया गया है पीटर मुंडी, डच। फिर तीसरा आपको दिया गया है निकोलो मनुची, ठीक है, इतावली मतलब इटालियन थे ये। और आखिरी आपको दिया गया है ट्रेवनियर, जिसको कि फ्रांसीसी बोला गया है, फ्रेंच बोला गया है। तो यहां पे आपका जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है इनकरेक्ट। ध्यान से देखिएगा कौन सा गलत है पूछा गया है। कब हमेशा प्रश्न पढ़ते समय गलत और सही ध्यान अंडरलाइन कर लिया करिए आप। तो यहां पर गलत कौन सा है? बी गलत है। ठीक है, पीटर मुंडी जो थे वो आपके अंग्रेज थे। ठीक है, यहां पर देखिए, जब हम विलियम फिच की बात करते हैं तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये जहांगीर के समय में आए थे। इसी तरीके से पीटर मुंडी भी आपके अंग्रेज थे और शाहजहां के समय में आए थे। ये निकोलो मनुची ये आपके एक इतावली थे, इटालियन थे, जो कि औरंगजेब के समय में आए थे। और ट्रेवनियर जो है वो फ्रांसीसी थे, जो कि शाहजहां के समय में आए थे। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने एक ही टॉपिक से दो तरीके का प्रश्न क्यों रखा है, क्योंकि पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे पीवाईक्यूज तो इसी तरीके से प्रश्न बनता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि वो किसके काल में आए थे, किसके शासन काल में आए थे, और कभी कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि वो किस देश से बिलोंग करते थे, किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो यहां पर जितना भी मैंने आपको बताया है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थर्ड प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान नहीं था? ठीक है,
हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द स्कॉलर पैट्रोनाइज्ड इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है हुविस्क, दूसरा आपको दिया गया चरक, तीसरा आपको दिया गया वसुमित्र और आखिरी आपको दिया गया अश्वघोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो क्या है? हुविस्क। ठीक है, ये आपके एक विद्वान नहीं थे कनिष्क के समय, ये कनिष्क के बाद, कनिष्क के मरने के बाद इन्होंने शासन किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, कनिष्क के मरने के बाद राजगद्दी किसने संभाली थी? हुविस्क ने। ठीक है, इसी वजह से तो यहां पर ए जो है वो आपका सही है। अब थोड़ा सा हम और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न इसी टॉपिक से और किस तरीके से बन सकता है, मैच द कॉलम के फॉर्म में। जब भी हम अश्वघोष की बात करते हैं, अश्वघोष एक बौद्ध कवि थे। ठीक है, और इनकी एक बहुत प्रख्यात रचना जो थी वो थी बुद्ध चरितम। याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है बुद्ध चरितम किसकी रचना है, तो वो अश्वघोष की रचना है। ठीक है, नागार्जुन की जब हम बात करते हैं तो ये एक दार्शनिक थे। ठीक है, मथारा की जब हम बात करते हैं तो ये एक राजनेता थे। वसुमित्र की जब आप बात करेंगे तो ये एक बौद्ध विद्वान थे। और आपको याद होगा जो बुद्धिस्ट काउंसिल था, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था, उसमें आपके वसुमित्र थे। याद करते हुए एक एक पॉइंट्स को चलिए। ठीक है, अब इसी समय जब मैंने आपको बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ाया तो अब आप याद रखिएगा अपने दिमाग में पहली, दूसरी और तीसरी कहां कहां हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। अब चरक जो थे वो चिकित्सक थे और अगिसला जो थे वो अभियंता थे। तो इतनी पॉइंट्स आपने यहां से नोट कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और हुविस्क के बारे में मैंने आपको बताया, ये कुषाण वंश का शासक था, कनिष्क की मृत्यु के बाद सिंहासन पर ये बैठा। ठीक है, इतनी चीजें यहां से क्लियर। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही है सातवाहन काल के पदाधिकारियों के संबंध में? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? एक मिनट क्लास, यहां पर सही लिखा है और यहां पर इनकरेक्ट लिखा है, तो हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन रिलेशन टू द ऑफिस बेरर ऑफ द सातवाहन पीरियड, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है भंडारिका, ठीक है, कोषाध्यक्ष। दूसरा आपको दिया गया रज्जुक, सेनापति। तीसरा आपको दिया गया है पनियधरक, जो कि जलापूर्ति अधिकारी। और आखिरी आपको दिया गया है वर्मांतेक, जो कि भवन निर्माण अधिकारी। तो यहां पर आप करिए इनकरेक्ट, गलत। कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? ठीक है, गलत यहां पे आप बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम भंडारिका की बात करेंगे तो वो कोषाध्यक्ष ही होता है। ठीक है, भंडार, भंडारिका, कोषाध्यक्ष। ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा। फिर जब हम पनियधरक की बात करते हैं तो समथिंग रिलेटेड टू पानी, ऐसे याद कर सकते हैं आप, पानी। ठीक है, और ये जलापूर्ति अधिकारी ही होते हैं। ठीक है, फिर जब हम वर्मांगतेंग की बात करते हैं तो ये भवन निर्माण से ही रिलेटेड है, ये भवन निर्माण अधिकारी है। अब आप ऐसे याद रखिए, जो मेरे घर का आर्किटेक्चर है वो वर्मा है, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, भूलता नहीं, ऐसे पानी। ठीक है, और यहां पे भंडार से आप कोषाध्यक्ष याद रखेंगे। ये बस मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूं। देखिए यहां पे गलत कौन सा है? रज्जुक है, बी जो है वो आपका गलत है। रज्जुक क्यों गलत है? क्योंकि ये सेनापति नहीं होते थे, ये आपके रेवेन्यू ऑफिसर होते थे, ये रेवेन्यू ऑफिसर होते थे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछना चाह रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ठीक है, कौन सा गलत है? पांचवें प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ, जिसमें पाकिस्तान के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पारित किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? The annual session of the Muslim League concluded in Lahore, in which the proposal for Pakistan was formally passed. Who presided over this session? तो लाहौर का जो 1940 का जो मुस्लिम लीग का सेशन था, उसको किसने प्रिसाइड किया? ये प्रश्न आपसे बोला गया है। तो ये प्रश्न है, का उत्तर है आपका मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रिसाइड किया था लाहौर सेशन को, जो कि 1940 में हुआ था, जिसमें कि पाकिस्तान से रिलेटेड प्रपोजल को पास किया गया था। जब हम चौधरी रहमत अली की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम चौधरी रहमत अली की बात करते हैं तो इन्होंने टर्म दिया था पाकिस्तान। ठीक है,
जिसमें कि पी से आपका पंजाब था, के से कश्मीर था, ठीक है। तान जो था इन्होंने बलूचिस्तान के लिए यूज किया था, एस जो था इन्होंने सिंध के लिए यूज किया था। तो ये चीज आप याद रखिएगा, अगर कभी पेपर में प्रश्न पूछे जो पाकिस्तान ये जो शब्द था वो किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था, 1913 में। तो कभी आपसे प्रश्न में अगर कोई भी ऑप्शन ये दिया रहे कि मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग, तो आप याद रखेंगे नहीं, मैम ने बताया था मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। मुस्लिम लीग आपकी फॉर्म हुई थी 1906 में, और मुस्लिम लीग के फाउंडिंग मेंबर में आपके सलीमुल्लाह खान थे। जो पहला सेशन मुस्लिम लीग का हुआ था वह ढाका में हुआ था, और उस समय ढाका के नवाब कौन थे, सलीमुल्लाह खान थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप आगा खान लगाएंगे। इतने प्रश्न मुस्लिम लीग से बनते हैं। आपसे मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मुस्लिम लीग आपकी 1906 में बनी थी, सलीमुल्लाह खान उस समय नवाब थे ढाका के, ठीक है। आगा खान जो थे उन्होंने मुस्लिम लीग के फर्स्ट सेशन को प्रिसाइड किया था, अध्यक्षता की थी उसकी। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, ठीक है। 1940 के लाहौर सेशन में किसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, और उसी में आपका प्रपोजल जो था पाकिस्तान का वो आपका पास हुआ। और पाकिस्तान जो टर्म है ये 1933 में किसने दिया था, चौधरी रहमत अली ने। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू, पहला आपको दिया गया है कैबिनेट मिशन योजना, फिर क्रिप्स प्रस्ताव, फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट, और फिर आखिरी आपको दिया गया है वेवल योजना। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा हिस्ट्री तो आपको पता होगा कैबिनेट मिशन प्लान तो बाद में आया है क्विट इंडिया मूवमेंट के, तो रिस्पॉन्स में तो हो ही नहीं सकता। वेवल प्लान भी बाद में आया है, ठीक है। जो इसका सही उत्तर है वो है आपका बी, क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स मिशन जो था, क्रिप्स प्रस्ताव जो था, ये भी आपका 1942 में, ठीक है। अगस्त 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है, और उसके पहले क्रिप्स प्रपोजल आता है। अक्सर पेपर में एक प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को आउटडेटेड चेक बोला है, ठीक है, कि ये एक ऐसी आउटडेटेड चेक है जिसकी की तारीख जो है वो कब की बीत चुकी है, तो वो क्रिप्स प्रपोजल के लिए महात्मा गांधी ने यूज किया था। देखिए क्लास, अगर आपको 1929 का लाहौर सेशन याद होगा, मैंने आपसे डिस्कस भी किया है, 1929 के लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर बोला कि आज से जो हमारा टारगेट है वो क्या है, पूर्ण स्वराज का है, पूर्ण स्वराज का। आज से हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये तो एक आउटडेटेड चेक है, क्योंकि क्रिप्स प्रपोजल में अभी भी भारत को क्या देने की बात की जा रही थी, डोमिनियन स्टेटस की, डोमिनियन स्टेटस की बार बार बात की जा रही थी। और अब कहा गया कि भाई इसकी तो मांग हमने कब की खत्म कर दी, 1929 में ही। जब नेहरू रिपोर्ट आई थी तो चलिए हम आपकी बात मान भी लेते, लेकिन आप तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट की वेट कर रहे थे कि साइमन अपना रिपोर्ट देगा, आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करा रहे थे, हाँ, कि चलिए हम डिस्कस करते हैं। और आप अब जाके 1942 में जाके आप अभी भी डोमिनियन स्टेटस पे बैठ अटके हुए हैं, तो अब हम नहीं मानने वाले, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, इसीलिए इसको आउटडेटेड चेक भी कहा गया है, ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न पेपर में अक्सर बनता है, आपको बोल दिया जाता है कि आप बताइए अगस्त ऑफर पहले आया था कि क्रिप्स मिशन पहले आया था। जिसने भी हिस्ट्री ढंग से पढ़ी है उसको आता है, लेकिन पेपर में क्या होता है, जब बच्चे बैठते हैं ना तो वो कंफ्यूज होने लगते हैं, थोड़ा सा भूल जाती है चीजें। तो उनके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी मैं बता दूं, हमेशा याद रखिएगा ए पहले आता है फिर सी आता है। अगस्त ऑफर जो है वो आपका 1940 में आया, 1940 में, और क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया है, और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है, ठीक है। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट आपका अगस्त में स्टार्ट हुआ है 1942 में, कहां से, बॉम्बे से, ठीक है, ग्वालियर टैंक, वो सब चीजें हम कभी और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, उसमें कौन कौन से लीडर्स थे आपके, सब चीजें डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न है, मदेरे मिल्लत
ठीक है, राष्ट्र की मां के नाम से जाना जाता है। हु इज रिगार्डेड एज अ मदर मिल्लत, द मदर ऑफ द नेशन। पहला आपको दिया गया है सरोजनी नायडू, फिर आपको दिया गया फातिमा जिन्ना, फिर आपको दिया गया हमीदा अंसारी और आखिरी आपको दिया गया है रमाबाई। ठीक है, तो यहां पे जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, फातिमा जिन्ना। फातिमा जिन्ना जो थी वो मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी। चलिए 8वां प्रश्न देखिए, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? Who can amend the fundamental rights of citizen in India? ठीक है, पहला आपको ऑप्शन दिया गया लोकसभा, दूसरा आपको दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, तीसरा आपको दिया गया राज्यसभा और आखिरी आपको दिया गया है पार्लियामेंट। तो एक चीज याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट में अगर किसी भी तरीके का अमेंडमेंट करना है तो इसकी पावर पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, डी जो है वो आपका सही उत्तर है। और पार्लियामेंट में आपके लोकसभा राज्यसभा सब आते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। और दूसरी चीज याद रखिएगा, पार्लियामेंट को ये पावर तो है कि वो अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इन इंडिया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक बहुत बड़ा केस था जिसमें कि ये जजमेंट दिया गया था कि कोई भी अमेंडमेंट हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे वो जजमेंट कौन सा था। ठीक है, और ईयर भी साथ में लिखिएगा। चलिए, मैं चाहूं तो आपको आंसर बता सकती हूं क्लास, लेकिन ना मेरा थोड़ा पर्पस होता है कि आप जब पढ़ो ना तो आपका दिमाग कई जगह घूमे, तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। अब मैंने दो चीज यहाँ पे की, पहले मैंने आपसे पूछा कौन सा केस है और मुझे पता है अधिकतर बच्चों को इसका उत्तर पता है, लेकिन अब दूसरा जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि वो जजमेंट किस ईयर में आया था, उसका उत्तर बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। अब वो क्या करेंगे, तुरंत नेट पे सर्च करेंगे, इससे उनका क्या होगा, रिवीजन होगा। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न अब हम देखते हैं। दल बदल विरोधी प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में है? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट क्लास में, एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है। उस क्लास में हमने पॉइंट्स के टर्म में डिस्कस किया था, ठीक है, पॉइंट्स के फॉर्म में, और इस क्लास में हम क्वेश्चन के फॉर्म में इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो 52, 53, 54, 55 क्या बोला गया है, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन की बात की गई है। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर आपका क्या है, ए है। ए जो है वो सही उत्तर है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में के माध्यम से एंटी डिफेक्शन की बात की गई थी। और अगर मैं आपसे पूछूं ये किस शेड्यूल में दिया गया है तो आप क्या बताएंगे, 10th शेड्यूल में। याद रखिएगा क्लास, ये भी प्रश्न यहां से भी बनता है 10th शेड्यूल में। ठीक है, 10th अनुसूची में। चलिए 10वां प्रश्न देखिए क्लास, निम्नलिखित में से कौन गलत है बोला गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब यहां पर आपको डिफरेंट कमीशन दिए गए हैं और कमीशन से रिलेटेड ईयर दिए गए हैं कि किस ईयर में ये फॉर्म हुए हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, नेशनल विमेन कमीशन 1992, फिर दूसरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, फिर 1994 दिया गया है वहां पर। यहां पर भी आप इसको 1994 ही कर लीजिए भाई, क्यों अलग अलग किया जाए। ठीक है, फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 और आखिरी आपको दिया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, यहां पर बोला गया है कौन सा इनकरेक्ट है, तो यहां पे कौन सा इनकरेक्ट है, आपका बी इनकरेक्ट है। ठीक है, क्लास इस तरीके के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैं यहां पर एक चीज आपको और बताना चाहती हूं, जब भी इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आए ना तो एक काम और आप कर लीजिए। ठीक है, होमवर्क के टर्म में किसी भी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। जब भी हम किसी भी कमीशन की बात करते हैं तो उसके पहले चेयरमैन और उसके प्रेजेंट चेयरमैन को जरूर देख लीजिए। ठीक है, अभी लास्ट ईयर इन्होंने एक प्रश्न पूछा था जिसमें इन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की थी और उसके चार पांच चेयरमैन के नाम दिए थे और बोला गया था कि आप इसको अरेंज करिए। ठीक है, तो अगर आपको प्रेजेंट के पता है और आखिरी का पता है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ऐसे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। तो जो भी चीज मैं आपको रिकमेंड किया करूं उसको भी ध्यान से सुन लिया करिए। ठीक है, जब भी हम राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो 1993 याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। ठीक है, यहां पे जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको जरूर करिएगा। 11वें प्रश्न को देखिए, 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हैदराबाद जनमत के द्वारा, जूनागढ़ पुलिस कार्रवाई, कश्मीर विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया, और डी जो है वो इनमें से कोई नहीं है। यहां पर आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ तो कई प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, कुछ प्रिंसली स्टेट खुद ही उन्होंने एग्री कर लिया कि हम भारत के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे, और कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट बचे वो जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हम किसके साथ रहेंगे। उसी में हम 3 की बात करते हैं, जिसमें आपका हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर आता है, ठीक है। यहां पे पूछा गया करेक्ट कौन सा है, तो सी सही है। जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं तो इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडिया बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ठीक है, विलय पत्र द्वारा इसे भारत में शामिल किया गया था। लेकिन जब हम हैदराबाद की बात करते हैं तो ये पुलिस एक्शन के द्वारा इसको भारत में, पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसे भारत में शामिल किया गया था, ठीक है। और जब हम जूनागढ़ की बात करते हैं तो यहां पे पब्लिक के ओपिनियन रेफरेंडम के द्वारा, जनमत के द्वारा इसे भारत में शामिल किया गया था। इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो यहां पे सही उत्तर आपका सी था। चलिए 12वें प्रश्न को देखिए, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, तो वीडियो को पॉज करके अगर आप आंसर देना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, और आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही है, वो भी हमने देख लिया। सबसे पहला आपका दिया गया है, जो आपका धर आयोग ने भाषीय कारकों के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। द धर कमीशन हैज रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक फैक्टर, ठीक है, पहला। दूसरा आपका दिया गया है, जीवीपी समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को खारिज कर दिया था, ठीक है। जो जेवीपी कमिटी थी उन्होंने रिजेक्ट किया था लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, रिजेक्ट किया था, याद रखिएगा अभी। फिर फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार किया था। जो फजल अली आयोग था उन्होंने लैंग्वेज को एक बेस माना था फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब यहां पे आपको सही उत्तर बताना है, तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि जब हम बात करते हैं धर कमेटी की, ठीक है, जब हम धर कमीशन की बात करते हैं, जो कि सबसे पहला कमीशन आपका बैठा था एसके धर कमीशन, इन्होंने लिंग्विस्टिक फैक्टर्स को, ठीक है, नहीं माना था। इन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था, भाषाई कारकों को इन्होंने रिजेक्ट करके बोला था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन जो जेवीपी कमिटी थी उन्होंने भी आपका क्या किया था, रिजेक्ट किया था लैंग्वेज को। सबसे पहले धर कमिटी आई, फिर जेवीपी कमिटी आई, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल और पिट्टाभी सीतारमैया थे। ये 3 लोग थे जिन्होंने बैठा, इन्होंने कहा कि नहीं, अभी भी हम लिंग्विस्टिक को नहीं सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक आधार नहीं मानते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, लैंग्वेज को हम आधार नहीं मानेंगे। आखिरी में जब फैजल अली कमेटी आती है, क्यों आती है, याद करिए, पोट्टई श्री रामुलु ने एक अनशन किया था, आमरण अनशन किया था। इन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन नहीं होता है। इसके लिए इन्होंने एक आमरण अनशन किया था और 52 या 56 डेज बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण लोगों में बहुत आक्रोश आ जाता है। तो अब एक कमिटी बिठाई जाती है जिसको कि फैजल अली कमीशन कहा जाता है, और फैजल अली कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया था लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, 2 और 3 है। देखिए क्लास, अब आप याद रखिएगा जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूं। हो सकता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कमिटीज आपसे पूछी जाए और पेपर में आपसे बोला जाए इन कमिटीज को सही सीक्वेंस में लगाइए। तो आप याद रखिएगा धर कमिटी, उसके बाद जेवीपी कमिटी और उसके बाद फैजल अली कमिटी, ठीक है। धर कमिटी और जेवीपी कमिटी जो थी, इन्होंने लैंग्वेज को आधार नहीं एक्सेप्ट किया था, लैंग्वेज को इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करने से इन्होंने मना कर दिया था। लेकिन जब फैजल अली कमिटी आई तो इन्होंने लैंग्वेज को एज अ एक आधार मान लिया कि ठीक है, जब स्टेट रीऑर्गेनाइज होगा तो हम इसको एक आधार मानते हुए चलेंगे। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो इसी से थोड़ा रिलेटेड है।
थोड़ा और रिवाइज कर लीजिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? व्हेन डिड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कम इनटू द फोर्स? ठीक है, 1953, 1955, 1956 या 1958? तो मैं आपको बता दूं 1956 में। जो सी है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहां पर क्लास एक चीज आप याद रखिएगा कि सबसे पहला स्टेट जो आपका फॉर्म हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए जो सबसे पहला स्टेट आपका बना वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अभी मैंने आपको बताया है पट्टाभी श्रीरामुलु के बारे में, उनका भी नाम आप प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14th क्वेश्चन। ये वाला प्रश्न आपका हो गया। हाँ, अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर देखिए सूची 1 दी गई है और सूची 2 दिया गया है, आपको मैच करना है और वीडियो को पॉज करके आप इसको मैच कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या दिया गया है? एनोसीमिया। ठीक है, ये आपका किस चीज से रिलेटेड रहता है? लॉस ऑफ द स्मेल। फिर इसके बाद एल्जाइमर, एल्जाइमर ब्रेन से रिलेटेड। ठीक है, मिनीमाता हमने कई बार डिस्कस किया है, मरकरी के कारण होता है और किस चीज को इफेक्ट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, केंद्रीय तांत्रिक तंत्र को। ठीक है, और फिर आपका है विटिलिगो। विटिलिगो किस चीज से रिलेटेड होता है? स्किन से रिलेटेड होता है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। 2, 1, 4, 3। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए 15वां प्रश्न देखिए। ठीक है, यहां पे क्या दिया गया है? आर्जीमोन तेल की मिलावट सरसों के तेल में करने से कौन सा रोग होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछा है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द एडल्ट्रेशन ऑफ आर्जीमोन विथ मस्टर्ड ऑयल? पहला आपको दिया गया है हिस्टेरिया, फिर आपको दिया गया है सिलिकोसिस, फिर तीसरा आपको दिया गया है कैंसर और आखिरी आपको दिया गया है ड्रॉप्सी। तो मैं आपको बता दूं ड्रॉप्सी डिजीज होती है इसके कारण। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न। मशरूम क्या है? व्हाट इज मशरूम? ठीक है, तो यहां पे आपका बैक्टीरिया है, शैवाल है, एल्गी है, कवक फंजाई है या फिर विकृत बीज है? तो यहां पे जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? आप सभी ने उत्तर दे लिया होगा। जब भी हम मशरूम की बात करते हैं तो ये एक फंगस होता है, कवक होता है। ठीक है, चलिए 17th क्वेश्चन को देखिए। लाइकेन मिश्रित जीव है। ठीक है, लाइकेन इज अ कंपाउंड ऑर्गेनिज्म। किसका किसका मिश्रित जीव है? शैवाल और जीवाणु का, एल्गी एंड बैक्टीरिया का, कवक और जीवाणु का, फंजाई एंड बैक्टीरिया का। ठीक है, फिर बायरोफाइटा और फंजाई का, कवक का, या फिर कवक और शैवाल का। तो मैं आपको बता दूं जो लाइकेन्स होते हैं वो आपके कवक और शैवाल के मिश्रित रूप होते हैं। ठीक है, फंजाई और एल्गी के। आप ऐसे समझ लो ये एक एल्गी है, ये एक फंजाई है। ठीक है, जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ये आपका बनता है लाइकेन। ठीक है, मिश्रित रूप। इसमें ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे रहते हैं। ठीक है, जिसको कि हम म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट पहुंचा रहा रहता है, जिसमें कि दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट पहुंचा रहे रहते हैं। ठीक है, तो हम उस प्रोसेस को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। यहाँ पे जो आपकी एल्गी है और यहाँ पे जो आपकी फंजाई है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाती हैं और इसी मिक्स्ड कंपाउंड ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ठीक है, पेपर में कई बार प्रश्न पूछता है कि लाइकेन किस चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एयर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर आपका लाइकेन होता है। याद रखिएगा क्लास, प्रश्न पूछा गया है तो मैंने आपको बता दिया यहां पर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। लहसुन की अभिलाक्षणिक, यहां पे एक मिनट, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध किसके कारण आती है? द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू व्हाट? ठीक है, जो लहसुन में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिया गया आर्जीमोन, फिर दूसरा आपको दिया गया सल्फर यौगिक, फिर आपको नाइट्रेट दिया गया है और आखिरी आपको दिया गया है एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल। ठीक है, एसिड की बात की जा रही। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या है? बी,
सल्फर यौगिक सल्फर कंपाउंड के वजह से लहसुन में जो स्मेल आती है वो इसके कारण होती है। चलिए 19 प्रश्न को देखिए। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिस पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है आपसे। ट्रांजिस्टर निर्माण में किसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? व्हिच इज मोस्टली यूज्ड इन द ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, व्हाट इज मेनली यूज्ड, मोस्टली यूज्ड। तो पहला आपको चांदी दिया गया, फिर कॉपर दिया गया, फिर अभ्रक माइका दिया गया और आखिरी आपको जर्मेनियम दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनका की यूज हम करते हैं किसमें? ट्रांजिस्टर के फॉर्मेशन में। तो यहां पे सही उत्तर आपका क्या है? जर्मेनियम। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब यहां पर देख लीजिए आप, जो चीज मैंने आपको बताई वही लिखा है। ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का सेमीकंडक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब 20वां प्रश्न देखिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा बड़ा है तो वीडियो को पॉज करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको पहले पढ़ लीजिए, आंसर दीजिए। ठीक है, अब मैं आपके लिए पढ़ती हूं। ओजोन ज्यादातर समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन इज मोस्टली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर। दूसरा आपको दिया गया है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर ऊपर है। ओजोन लेयर लाइज 55 to 75 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तीसरा है, ओजोन सूर्य से पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। ओजोन एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। और आखिरी आपको दिया गया है, ओजोन परत का पृथ्वी पर जीवन के लिए कोई महत्व नहीं होता है। ओजोन लेयर हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। अब आप मुझे बताइए, ये तो एकदम इसका कोई मतलब ही नहीं। अभी अगर हम बोलते हैं जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, ये तो आपका सही है, ये भी आपका सही है। 2 और 3 आपका सही है, 2 और 3 खाली इसी में दिए गए हैं, देखिए। और चौथा आपका गलत है, ये तो सी आपका सही उत्तर है। ये 55 to 75 नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 55 to 75 नहीं होता है, ये आपका बी आपका सही उत्तर है। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? ठीक है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? मनमोहन सिंह, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, फिर पी चिदम्बरम और आखिरी आपको दिया गया अधीर रंजन चौधरी। तो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी किसको कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। और आपको पता है एलपीजी, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यहां पर देखिए, पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय अर्थशास्त्र सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1991 से 1996 तक भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और उन्हें भारत के मुक्त बाजार सुधार की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है, जिसमें सामान्यतः एलपीजी के नाम से, जिसे हम सामान्यतः एलपीजी के नाम से जानते हैं। एलपीजी आपको मैंने अभी बताया, ये आपका क्या है? लिबरलाइजेशन, ये आपका क्या है? प्राइवेटाइजेशन और जी आपका क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब यहां पे कुछ और प्रश्न देख लीजिए जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? ठीक है, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? ये आपसे प्रश्न बोला गया है। तो आप याद रखेंगे एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन का नाम आप याद रखेंगे। लेकिन यहीं पे अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है वर्ल्ड में, तब आप क्या याद रखेंगे? नॉर्मन बोरलॉग को। एक बार आपकी परीक्षा में दिया गया था, एक प्रश्न दिया गया था कि जो नॉर्मन बोरलॉग है उनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया था, इनको जो नोबेल प्राइज है वो एग्रीकल्चर में मिला था, जो कि एकदम गलत है। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज पीस में मिला था, याद रखिएगा। फिर से ये प्रश्न हो सकता है कभी आपका रिपीट हो, तो इनको नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन किस उसमें मिला था? पीस में मिला था। एग्रीकल्चर में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। साइंस में अगर आप उधर जाओ तो मिलता है, लेकिन ये याद रखिएगा। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। अब यहां पर देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात किया गया है। ठीक है, तो यहां पे
वर्गीसी कुरियन। आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड इन्होंने दिया था। व्हाइट रिवॉल्यूशन है, दूध से रिलेटेड है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, दूध की क्रांति से रिलेटेड है, याद रखिएगा वर्गीसी कुरियन का नाम। अब यहीं पे वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, राजेंद्र सिंह को। तो इतने प्रश्न हमने यहां पर देख लिए, ठीक है, ये पॉइंट्स से पेपर में प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैंने डिस्कस किया। अब देखिए जीवीए आधार वर्ष क्या है, जीवीए का बेस ईयर क्या है, ये बोला गया है 2004 से 2005, 2005 से 2007, 2011 से 2012 या फिर 2009 से 2010। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो क्या है, 2011 से 2012, ठीक है। अब क्लास यहां पर आप लोग देख लीजिए जीवीए इक्वल कितना होता है, जीवीए इक्वल्स टू जीडीपी, ठीक है, प्लस जो भी सब्सिडीज मिल रही है ऑन द प्रोडक्ट माइनस टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट। तो ये याद रखिएगा, जब भी हम जीवीए को कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी में हम किस चीज को प्लस करते हैं, सब्सिडीज को, ठीक है, लेकिन माइनस किसको हम करते हैं, टैक्सेस को। ये याद रखिएगा, सब्सिडी प्लस होती है, टैक्सेस माइनस होता है। अगर पेपर में प्रश्न जीवीए से बना तो क्या करेगा, प्लस माइनस का खेल यहीं पे कर देगा। तो याद रखिएगा, मैम ने सब्सिडी को प्लस किया था, टैक्सेस को माइनस किया था जीडीपी में से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करने को, ठीक है, सुमिलित करने को। अब यहां पर देखिए आपका क्या दिया गया है, यहां पे आपके स्कीम्स दिए गए हैं और वहां पे आपको ईयर दिया गया है। तो थोड़ा सा प्रश्न आपका जो है उसको घुमाने की कोशिश की गई है। क्यों घुमाने की कोशिश की गई है, क्योंकि 2020 के 2 आपको दे दिए गए हैं और बहुत क्लोज दे दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि PMJJBY की जब हम बात करेंगे तो यहां पर ये 9 मई 2015 को आपका लॉन्च हुआ। स्वामित्व योजना की जब हम बात करेंगे तो वो 24 अप्रैल 2020 में, ठीक है। और PM सेवानिधि की जब हम बात करेंगे तो ये आपका कब है, ये आपका 1 जून 2020 को। और आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करेंगे तो 12 मई 2020, ठीक है। तो यहां पे आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, बी जो है वो सही उत्तर है। यहां पे देख लीजिए, जब भी हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करेंगे तो 9 मई 2015, जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015। स्वामित्व स्कीम की जब हम बात करेंगे तो 24 अप्रैल 2020। जब हम PM सेवानिधि की बात करेंगे तो 1 जून 2020 और आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करेंगे तो 12 मई 2020। तो थोड़ा सा क्लोज ऑप्शन था, तो आपको याद करना पड़ेगा। अब आत्मनिर्भर भारत 12 मई है, ऐसे याद कर लीजिए, 20 में है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम किससे संबंधित है, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे टॉप दिया है, टॉपस दिया है, स्पॉट दिया है और POT पॉट दिया है। तो मैं आपको बता दूं ये आपका किस चीज से रिलेटेड है, टॉप से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, ये टॉप से रिलेटेड है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम टोमेटो को लेते हैं, टोमेटो, फिर उसके बाद अनियन लेते हैं, प्याज, ठीक है, और हम क्या लेते हैं, पोटैटो। तो टॉप कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा, टमाटर, प्याज और आलू से। देखिए, टमाटर, प्याज और आलू की बिक्री के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम आया था। अगला हम देखते हैं SDG संबंधित है, ठीक है। SDG गोल जो 4 है वो किस चीज से संबंधित है, यहां बोला गया है। तो सबसे पहले आपको सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, शून्य भूख, 0 हंगर, नो पॉवर्टी या क्वालिटी एजुकेशन। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, ये जो है वो क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ और चीजें दिखाऊंगी यहां पर। देखिए, जब भी हम SDG गोल की बात करते हैं तो आप ये पूरा 17 देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी यहां से प्रश्न बना था, उसके पहले भी यहां से प्रश्न बना था, मेंस में भी यहां से प्रश्न बनता है। तो ये जो SDG गोल है वो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3 साल से लगातार SDG गोल से प्रश्न बन रहा है। और क्या करते हैं,
एसडीजी गोल्स दे देते हैं, सामने आपको ऑप्शन दे देते हैं, मैच करने को आपको बोल देते हैं। या फिर जैसे हमने अभी पहला इसके पहले जो प्रश्न देखा है जिसमें कि बोला गया एसडीजी गोल 4 किस चीज से रिलेटेड है, डायरेक्ट वैसे भी प्रश्न बन सकता है। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा क्लास। तो मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लूं। सबसे पहला गोल नो पॉवर्टी, मतलब किसी भी तरीके की गरीबी नहीं, ठीक है। फिर दूसरा, गरीबी नहीं रहेगी तो भुखमरी नहीं रहेगी, हंगर नहीं रहेगा, ठीक है। फिर जब हंगर नहीं रहेगा, सबको खाना मिलेगा, तो क्या होगा, आपका गुड हेल्थ रहेगी, ठीक है, इंसान हेल्दी होगा, ठीक है। हेल्दी हो गया, देखिए सबसे पहले गरीबी खत्म हुई, खाना मिल गया, मतलब खाना मिल गया तो हेल्थ बन गई, अब हेल्थ मिल गई तो स्कूल भेजो। तो यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है चौथे पर। पांचवे पर जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। अब स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया है तो देखो किसी भी तरीके का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो रहा हो, तो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। अब जेंडर इक्वालिटी खत्म हो गई तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करते हैं कि स्वच्छ पानी, और मैं आपको बस ऐसे याद करने का तरीका बता रही हूं। छठवां क्या है, स्वच्छ पानी और सैनिटेशन की हम बात करते हैं। फिर उसके बाद अफोर्डेबल एनर्जी की बात होती है, फिर आपका डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है, फिर इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर नौवा है। 10वां आपका क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा क्लास। जो 5वां है वो जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, और 5 में 2 इंटू करेंगे तो 10वां आएगा, तो रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात की गई है। पेपर में यहीं पे फंसाया जाएगा, 5 और 10 को एक साथ दे दिया जाएगा और दोनों ऑप्शन दिया जाएगा, आप भूल जाओगे। तो याद रखना, स्कूल के बाद हमने जेंडर इक्वालिटी की बात की है और 10वें में हमने रिड्यूस इनइक्वालिटीज की बात की है, ठीक है। 11वां जो है वो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात करते हैं। 12 में हम रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्ट की बात करते हैं। 13वां जो है वो आपका क्या है, 13 और मेरा सबका एक ही प्लेनेट है, तो हम क्लाइमेट की बात करते हैं। 14 जो है वो लाइफ बिलो वाटर की बात करते हैं, ठीक है। 15 में लाइफ ऑन लैंड की बात करते हैं। 16 में हम पीस की बात करते हैं, और 17 जो है वो आपके पार्टनरशिप की बात है। आप 16 तक याद रख लीजिएगा इसको। अब किसी भी तरीके से, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आप क्या करोगे, गरीबी खत्म करोगे। गरीबी नहीं रहेगी तो भुखमरी नहीं रहेगी, भुखमरी नहीं रहेगी तो हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो एजुकेशन प्रोवाइड करो, एजुकेशन प्रोवाइड करने के बाद क्या करो, जेंडर इक्वालिटी की बात करो, ठीक है। सबको, लड़का लड़की किसी भी तरीके का जेंडर इक्वालिटी की बात की। अब इतना हो गया तो क्या करोगे, उनको क्लीन वाटर प्रोवाइड करो, पानी अच्छा प्रोवाइड करो उनको। फिर पानी अच्छा प्रोवाइड करने के बाद क्लीन एनर्जी भी उनको प्रोवाइड करो। तो आप किसी भी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, और ये 5 और 10 याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए यहीं पे बनेगा। जो 5 है वो जेंडर इक्वालिटी है, और जो 10वां है वो रिड्यूस इनइक्वालिटी है। चलिए, इतना हो गया। अब 26वां प्रश्न देखिए। चीजों को ना मैं आपको बता इसलिए देती हूं क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं और फ्यूचर में बनेंगे। आप खुद कहेंगे कि यहां से प्रश्न फंसा जो आपने बताया था, तो इसीलिए मैं उस चीज को फोकस में भी ले आती हूं कि ध्यान से इन पॉइंट्स को देख लीजिए। अब 26 क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन की स्टोन प्रजाति के बारे में है, ठीक है। की स्टोन स्पीशीज से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर सही है बोला गया है। सबसे पहले आपको दिया गया जो की स्टोन प्रजातियां हैं वे हैं जिनका किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र पर उसकी जनसंख्या के सापेक्ष बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्या बोला गया है, जो की स्टोन स्पीशीज होती है आर दोज व्हिच हैव एक्सट्रीमली लो इम्पैक्ट ऑन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम रिलेटिव टू इट्स पॉपुलेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आपको दिया गया है एक पारिस्थितिक तंत्र एक आकस्मिक बदलाव का अनुभव कर सकता है यदि एक की स्टोन को हटा दिया जाए, भले ही वह प्रजाति बायोमास या उत्पादकता के उपायों से पारिस्थितिक तंत्र का एक छोटा हिस्सा हो। ध्यान दीजिएगा, एक इकोसिस्टम जो है इट मे एक्सपीरियंस अ ड्रामेटिक शिफ्ट इफ अ कीस्टोन स्पीशीज इज रिमूव्ड इवन दो that species could have been a small part of the ecosystem by measures by biomass और productivity। तो यहाँ पे पहला जो आपका ऑप्शन है वो दूसरे ऑप्शन के एकदम विपरीत है। पहले में आपसे बोला गया है जो की स्टोन स्पीशीज होती है उनका कोई इंपैक्ट नहीं होता है, मतलब उनका कोई महत्व नहीं होता है, ऐसा कुछ लिखा है। लेकिन दूसरे में आपका ये लिखा है कि हो सकता है की स्टोन जो स्पीशीज है उनकी बायोमास या प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, लेकिन अगर इनकी स्टोन स्पीशीज को
वहां से हटा दिया जाएगा तो इकोसिस्टम पे एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। तो दोनों एकदम विपरीत है। तो याद रखिएगा जो कीस्टोन स्पीशीज होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती हैं। अगर इनके साथ आपने छेड़खानी की ना तो पूरे इकोसिस्टम पे, पूरे इन्वायरमेंट पे आपको इसका एक एडवर्स इफेक्ट दिखेगा, ठीक है, एक बुरा नकारात्मक प्रभाव दिखेगा अगर इनको आपने हटा दिया। तो यहां पे सही उत्तर खाली आपका बी है। बी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। इनका प्रभाव बहुत होता है हमारे सराउंडिंग्स पे। अब हम 27 क्वेश्चन को देखते हैं। यूनेस्को ने निकोबार द्वीप को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। यूनेस्को डिक्लेयर्ड द निकोबार आइलैंड अ वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व इन विच ईयर? ईयर पूछा गया है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2010, 2011, 2012 या फिर 2013? तो 2013 में। यहां पे आपका सही उत्तर है डी, 2013 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में किसके कारण पौधों में वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज प्लांट ग्रोथ एंड प्रोटीन प्रोडक्शन? ठीक है, अब यहां पे आपको पोटेशियम दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया, नाइट्रोजन दिया गया है और आखिरी आपको फास्फोरस दिया गया। तो यहां पे नाइट्रोजन, सी जो है आपका सही उत्तर है। और एक क्लास में मैंने आपसे पूछा जो था, जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं? तो वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। आप में से किसी एक बच्चे ने इसका उत्तर भी दिया था, ठीक है, नाइट्रेट, याद रखिएगा, ईट से 8 और नाइट्रेट के फॉर्म में वो लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? हाउ मच नाइट्रोजन इज फाउंड इन द कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर? 0.3 to 0.8, 16%, 21 to 25%, 40 to 48%। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो आपका है 21 to 25%। फैक्चुअल डेटा है, एक बार देख लीजिए, हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए। अब निम्नलिखित में से कौन कथन सही है पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट? ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपके लिए ये प्रश्न लाया गया है। कपास भारत का देशज पौधा है। कॉटन इज द इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा, कपास मुख्यतः रबी फसल है जिसे तैयार होने में 4 से 5 महीने लगते हैं। कॉटन इज मेनली अ रबी क्रॉप व्हिच टेक्स 4 to 5 months टू गेट रेडी। फिर तीसरा, कपास के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कॉटन रिक्वायर अ ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहां पे आपका सही पूछा गया है, हाँ देख लीजिए एक बार, सही बोला गया है। तो सही बोला गया है तो पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा, ये आपका राबी क्रॉप नहीं होती है, ये आपकी खारिफ क्रॉप होती है, खारिफ, ठीक है, खारिफ क्रॉप होती है। दूसरा तो आपका गलत है। तो अगर आप दूसरे को हटाएंगे ना तब भी आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए 2 2 2 हटा दीजिए तो एक ही बचा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। ऐसे भी आप पेपर में किया करिए। तो जरा देख लीजिए आप यहां पर, हम जब इसकी बात करते हैं, जब हम कॉटन की बात करते हैं, कपास की बात करते हैं, तो इसे तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। कपास एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है, पर्याप्त धूप की जरूरत होती है तथा 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है। तो ये याद कर लीजिएगा। और मेनली ब्लैक सॉइल का होता है, ये भी पूछा जाता है। चलिए 31 देखिए। अच्छा ये लाइन देख लीजिए। महाराष्ट्र में इसे श्वेत स्वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है, व्हाइट गोल्ड। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 31 प्रश्न देखिए, बड़ा है, वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को पढ़िए, उत्तर दीजिए, उसके बाद देखिए आपने सही उत्तर दिया है कि नहीं। और अगर गलती होती है तो उससे घबराइए नहीं, गलती सबसे होती है, पेपर के दिन गलती नहीं करना है, अभी गलती हो जाए। निम्नलिखित में से कौन भूदान आंदोलन के संबंध में सही है, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। 18 अप्रैल 1950 को विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किए गए भूदान आंदोलन के द्वारा अतिरिक्त भूमि स्वैच्छिक अधिग्रहण करने का प्रयास किया गया। ऑन 18th April 1950 an attempt was made to acquire the additional land voluntarily through the भूदान मूवमेंट started by विनोबा भावे, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया, वर्तमान समय में भूमि सुधार को गरीबी निवारण व 20
सूत्रीय कार्यक्रम का अंग बना दिया गया। एट प्रेजेंट द लैंड रिफॉर्म हैज बीन मेड अ पार्ट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन एंड 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपका खाली एक स्टेटमेंट सही है, और वो स्टेटमेंट आपका कौन सा सही है? बी सही है। यहाँ पे सही पूछा गया था तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ये गलत क्यों है? क्योंकि 18 अप्रैल 1951 में विनोबा भावे द्वारा भूदान मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि लोग अपनी सहमति से अपनी जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि थी उसको दान कर रहे थे, भूदान। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। भारत का सबसे पुराना कल नई बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस पर है? कृष्णा पर है कि नर्मदा पर है कि महानदी पर है कि कावेरी पर है? तो यहां पर आपका सही उत्तर है कावेरी पर है। कल नई बांध जो है आपका वो कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। यहां पे देख लीजिए, अच्छा यहां पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। इसका निर्माण चोल राजवंश के राजा करिकल चोल द्वारा किया गया था। ठीक है, ये सबसे पुराना बांध है और इसका निर्माण किस समय हुआ था? चोल राजवंश के समय, और उस समय राजा कौन थे? करिकल चोल। अगला प्रश्न, अपसौर किसे कहते हैं? ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न है। अपसौर किसे कहते हैं? अफेलियन किसे कहते हैं? जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है, ठीक है, या पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, या फिर पृथ्वी तथा सूर्य के बीच समान दूरी पाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, एफेलियन या फिर अपसौर जो होता है वो तब होता है जब अर्थ जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है सूर्य से। ठीक है, अब इस फिगर के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको ऑर्बिट ऑफ अर्थ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आपका अर्थ है। ठीक है, और ये सन है। देखिए, जब सन और अर्थ के बीच में जो दूरी है वो आपकी सबसे कम है, नियरेस्ट है जब अर्थ सन से, तब उसके लिए टर्म यूज होता है पेरिहीलियन। ठीक है, और जब अर्थ आपका सन से सबसे दूर में है, फार है, सबसे दूरी पर है, तो उसके लिए टर्म यूज होता है एपिहीलियन। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा आप इस फिगर के थ्रू आप देखिए एक बार। देखिए, ये सन है, वो अर्थ है। जब अर्थ सन के सबसे करीब है तो पेरिहीलियन, जब पेरिहीलियन हो गया ये, और जब ये दूर है सबसे तो इसको हम क्या कहते हैं? एपिहीलियन। ये याद रखिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा इस फिगर के थ्रू। यहां पे जब हम 152 मिलियन किलोमीटर की बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है एपिहीलियन। और जब हम बात करते हैं 147 मिलियन, तो जब करीब है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पेरिहीलियन। ठीक है, इस फिगर के थ्रू क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, कौन सही है? चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। लूनर एक्लिप्स ऑलवेज हैपन ऑन अमावस्या। सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। सोलर एक्लिप्स ऑलवेज हैपन ऑन फुल मून लाइट। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। जो लूनर एक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण होता है, वो हमेशा आपका पूर्णिमा के दिन में पड़ता है, और जो सूर्य ग्रहण होता है वो आपका अमावस्या के समय पड़ता है। तो यहाँ पे डी होगा, इंटरचेंज कर दिया गया है। अब आप यहां पर देखिए, ये लूनर एक्लिप्स दिखा रहा है। ठीक है, ये लूनर एक्लिप्स दिखा रहा है। ये आपका सन है, ये अर्थ है, ठीक है, और ये आपका मून है। अब आप देखिए, जो मून है, जो चंद्रमा है, वो जब यहां पे पहुंचता है तो सूर्य की किरणें मून पर नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखता है? लूनर एक्लिप्स। ठीक है, चंद्र ग्रहण दिखता है। क्यों ग्रहण? क्योंकि चंद्रमा को रोशनी ही नहीं मिल रही है, और चंद्रमा को रोशनी किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती है। तो जब ये शैडो रीजन पे पहुंच जाता है और अर्थ इन दोनों के बीच में आ जाता है तो इस पे रोशनी नहीं पड़ पाती है, तो आपका लूनर एक्लिप्स लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। इसी तरीके से देखिए, जब हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो ये सन है, ठीक है, ये आपका अर्थ है। आपको दिख रहा होगा यहां पर, एक मिनट। अब देखिए, ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है, और अभी आपका ये मून आ रहा है। अब जब मून, जो आपका चंद्रमा है, वो आपके सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। अब आप समझिए, सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं, यहां पर देखिएगा, यहां से सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं,
यहां देखिए क्लास, सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं, मून जब यहां इन दोनों के बीच में आ जाएगा तो इन किरणों को अर्थ तक पहुंचने से रोकेगा, इसी वजह से हमको चंद्र ग्रहण दिखता है। अब आपको समझ में आ गया होगा इस फिगर के थ्रू, फिगर बहुत तेजी से भाग रहा है तो मुझे रोकना पड़ रहा है सब, ठीक है। तो यहां से जो किरणें निकल रही हैं सूर्य की, इस मून के कारण से यहां पर ये अर्थ के इस रीजन में नहीं पहुंच रही है, इसीलिए इस रीजन में क्या लगा है, सूर्य ग्रहण लगा है, ठीक है, सूर्य ग्रहण। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न देखिए, सूची 1 सूची 2 दिया गया है। अब यहां पर आपको सबसे पहले दिया माउंट बेकर, ठीक है। माउंट बेकर कहां पर है, यूएसए में है। ए का आपका हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड, ए का हमने क्या कर दिया, थर्ड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपका पोरेक, पोरेक कहां पर है, पोरेक मेक्सिको में है। पोरेक बी का हो गया फर्स्ट, पोरेक मेक्सिको में है। सी का क्या होगा, ये आपका हो गया नगाउरू होए, ये आपका कहां पर है, ये आपका है न्यूजीलैंड में, तो सी का फोर्थ हो गया, ठीक है। और डी का ऑफकोर्स सी बात है, आपका बचा 2, डी का 2 हवाला तो हो गया, वो आपका आइलैंड हो गया। तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या हो गया, 3 1 4 2, 3 1 4 2, जो कि डी है आपका, 3 1 4 2। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल रूप नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड फॉर्म्ड बाय अंडरग्राउंड वाटर। पहला आपको दिया गया लैपीस, दूसरा आपको दिया गया हम्स, दूसरा आपको दिया कंदरा जिसको कैवर्न्स बोलते हैं, और आखिरी आपका पुलिन दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे आपका पुलिन जो है वो आपका नहीं फॉर्म होता है अंडरग्राउंड वाटर से। अंडरग्राउंड वाटर से आपका लैपीस फॉर्म होता है, सिंक होल फॉर्म होता है, कंदरा फॉर्म होता है जिसको कि कैवर्नो बोलते हैं, फिर आपका टेरा रोसा फॉर्म होता है और हम्स फॉर्म होता है। ऐसे भी प्रश्न पेपर में बनते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका लैपीस की आकृति कुछ इस तरीके से होती है, फिगर के थ्रू मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपको याद रहे, ठीक है। दूसरा देखिए आप, हम्स की आकृति कुछ इस तरीके से होती है, आपने देखा होगा अक्सर पिक्चरों में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की ओबरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, ऑन विच रिवर इज द ओबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट लोकेटेड या सिचुएटेड। पहला ऑप्शन आपको यमुना दिया है, फिर बेतवा दिया है, फिर रिहन दिया है, फिर शारदा दिया है। तो जब भी हम ओबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये आपका रिहन नदी पर है, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब यहां पर कुछ और चीजें हम देख लेते हैं प्रश्न के फॉर्म में। जब भी हम बेतवा नदी की बात करते हैं तो बेतवा नदी पर आपका कौन सा जल विद्युत परियोजना है, माता टीला, ठीक है, याद रखिएगा। मैच द कॉलम के फॉर्म में भी आता है, पूछता है माता टीला जल विद्युत परियोजना किस पे है, तो बेतवा रिवर पर है, ठीक है। भारत में पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी, तो 1897 में सिद्रपोंग जो कि दार्जिलिंग में है, यहां पर आपकी पहले जल विद्युत परियोजना को स्थापित किया गया था। ईयर भी याद रखिएगा, 1897 दार्जिलिंग सिद्रपोंग, याद रखिएगा क्लास, प्रश्न में बन सकता है, यहां से पेपर में प्रश्न बन सकता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कौन सा बांध बना है, ठीक है, तो यहां पे आपका रिहंद दामो बांध है। फिर इसके बाद किस बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, रिहंद दामो बांध को ही। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ये पॉइंट्स पूछे गए हैं इसलिए मैंने आपसे 2 सेकंड में डिस्कस कर लिए। निम्नलिखित में कौन गलत है, पूछा गया है कौन सा गलत है, मेले के प्रश्न, ठीक है, संगीत, नृत्य, और अब तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से भी प्रश्न बनते हैं यूपी स्पेशल के, तो ऐसे भी प्रश्न बने हैं, जरा हम देख लेते हैं। ये तो ताल पर है, ठीक है, ताल पर है, शुक्र ताल आगरा, ठीक है, सागर ताल बदायूं, मदन ताल महोबा, सौच झील मैनपुरी। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, शुक्र ताल। जो शुक्र ताल है वो मुजफ्फरनगर में है, आगरा में नहीं है, ठीक है, और सब ताल आपका सही दिया गया है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, 39 क्वेश्चन, झांसी का प्राचीन नाम क्या है। झांसी का प्राचीन नाम क्या है, जल्दी से बताइए, ठीक है। पहला आपको दिया गया ब्रह्मवत, फिर आपको दिया गया मधुपुरी, फिर हरिगढ़, फिर बलवंत नगर। तो झांसी का जो एंशिएंट नाम है वो है बलवंत नगर, डी जो है वो सही उत्तर है।
यहां पे देख लीजिए क्लास एक बार, मधुपुरी, मथुरा, ब्रह्मवर्त, विठपुर और हरिगढ़ अलीगढ़, ठीक है, और झांसी का बलवंत नगर। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है? कहां पर लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन पाई जाती है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? पहला आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन में हमने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया और 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हैं इसको ध्यान में देखिएगा। अगर मन करे तो बता भी दीजिएगा कितने प्रश्न सही हैं। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से रिकॉर्ड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद।